5 माह की गर्भवती नागिन अवनिका अपने कक्ष की खिड़कियों से नागलोक के सुंदर नजारों को निहार रही थी। तभी उसकी माँ विरुषि, जो उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ ही रहती थी, उसके लिए कुछ फल और एक पात्र में दूध लेकर आती है। पुत्री, भोजन का समय हो गया है, आकर कुछ खा ले। ये क्या माँ, फिर से वही दूध फल? ये खा खा कर मैं उब गई हूँ। मेरी जीवा को कोई और स्वाद चखना है। अब नागलोक में तो खाने के लिए यही भोज्य पदार्थ मिलता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जहर हैं पीने के लिए, कहे तो वो लाकर देती हूँ। जहर से तो प्यास बुझेगी ना माँ, किंतु कुछ खाकर ही तो मेरी भूख शांत होगी। इस समय मेरी मीठा या कड़वा खाने की कोई इच्छा नहीं है। किंतु पुत्री, इच्छा हो चाहे ना हो, अपनी होने वाली संतान के लिए भोजन करना तो आवश्यक है ना। थोड़ा ही सही, किंतु कुछ तो खा ले पुत्री। विरुषि कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका पति नाग अग्रज प्रकट होता है और उसके हाथ में भी एक पात्र होता है, जिसे देखकर अवनिका कहती है, आप यहाँ? आप तो नागराज के कार्य हेतु देवलोक गए थे ना? हाँ अवनिका, कार्य पूर्ण करके ही लौटा हूँ और तुम्हारे देवलोक की पाकशाला में बनी खीर लेकर आया हूँ। चक्कर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। इतनी देर से मैं यही तो कह रही हूँ, किंतु इसे तो मीठा खाना ही नहीं है। भला ये क्या बात हुई? गर्भावस्था के दौरान तुम्हारा भूखा रहना उचित नहीं। जानती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा स्वादिष्ट चटपटा तीखा मिश्रण चाहिए जिसे खाते ही मेरी जीवा को आनंद प्राप्त हो जाए। पुत्री, भोजन आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि पेट भरने के लिए किया जाता है। और तू जिस स्वादिष्ट पदार्थ की बात कर रही है, अब वो मैं किस लोक से लेकर आऊँ तेरे लिए? पृथ्वी लोक से। वहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलते हैं। कुछ वर्षों पहले जब मैं अपनी सखी के साथ पृथ्वी लोक पर गई थी, तब मैंने वहाँ एक बहुत स्वादिष्ट तीखा नरम चटपटा मोदक खाया था, किंतु मुझे उस भोजन का नाम स्मरण नहीं है। तुम बोर आ गई हो। मोदक मिष्ठान होता है अवनिका, और मिष्ठान तीखा किस प्रकार हो सकता है? ये तो मुझे भी पता है, किंतु पृथ्वी लोक पर तो मैंने ऐसा कुछ खाया था। अग्रज, पृथ्वी लोक से मेरे लिए वो भोजन ला सकते हो? मुझे वही भोजन खाने की इच्छा हो रही है। नहीं नहीं, एक कार्य करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक ही चलती हूँ। पुत्री, तू गर्भवती है, इस हालत में यात्रा करना उचित नहीं। बिल्कुल सही, तुम्हारे स्वाद के चक्कर में मुझे पृथ्वी लोक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ तो क्या, अपनी गर्भवती पत्नी के लिए इतना नहीं कर सकते हो आप? ठीक है, फिर मुझे भोजन ही नहीं करना है। इतना कहकर अवनिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे मनाने के लिए वो अवनिका की सखी अग्निका के साथ इंसानी रूप धारण करके पृथ्वी लोक के एक बाजार में पहुँचता है, जहाँ बहुत सी खाने की चीजें बन रही होती है। तभी अग्निका की नजर एक चाइनीज स्टॉल पर बन रहे मोमोज पर जाती है और ढेर सारे मोमोज लेकर दोनों नागलोक वापस लौटते हैं, जहाँ भूख के मारे अवनिका घास चबा रही होती है। तभी उसे मोमोज की खुशबू आती है और वो पलट कर देखती है तो वहाँ अग्निका और अग्रज हाथ में मोमोज लेकर खड़े होते हैं। ले महारानी, तेरे लिए पृथ्वी लोक से स्वादिष्ट चीज लेकर आए हैं हम लोग। अब घास चबाना छोड़ और मोमोज खा। तभी अवनिका एक मोमोज उठाकर खाती है और खाते ही कहती है, अद्भुत और बिल्कुल वैसा ही स्वाद। मोमोज, वाह, मुझे इसका स्वाद तो स्मरण रहा, लेकिन नाम नहीं। बताओ, तुम्हारी इस मैदे की पोटली को लाने के लिए मुझे अग्निका की मदद लेनी पड़ी। वैसे इस मैदे की पोटली में ऐसा क्या स्वाद है? ये तो तुम खुद ही खा के देख लो। तभी अग्रज भी मोमोज को चखता है, जिसका स्वाद उसकी जुबान पर छा जाता है। समय बीतता है। कुछ कुछ दिन के अंतराल पर अग्रज पृथ्वी लोक जाकर गर्भवती अवनिका के लिए मोमोज लेकर आता था और दोनों उसे खाने का आनंद साथ में लेती थी। एक दिन जब दोनों मोमोज खा रहे होते हैं, तभी अवनिका अपने पेट पर हाथ रखती है तो अग्रज कहता है, क्या हुआ, पेट भर गया क्या? अच्छा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे कुछ दिन पर पृथ्वी लोक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पेट नहीं भरा, बल्कि हमारी होने वाली संतान लात मार रही है। ये तो होगा ही, तेरी संतान के जन्म में अब केवल 2 माह ही शेष बचे हैं और लात मारकर वो ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि मोमोज की दीवानी माताजी अब बस करो, अपने पेट में मोमोज का भंडार करना है क्या? माँ,
आप ही तो कहती हो कि इस अवस्था में मन नहीं मारना चाहिए, जो खाने की इच्छा हो खा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वही चीज हमेशा खाते रहें। अब मोमोज इतने स्वादिष्ट है कि कोई भी इसका दीवाना हो जाए। तीनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अग्निका संध्या पूजा कर प्रसाद देने आती है। तभी अवनिका कहती है, आप तीनों को नहीं लगता कि इस स्वादिष्ट मोमोज के स्वाद से नागलोक के सभी नाग नागिनों को परिचित होना चाहिए? अब तू क्या नागलोक में मोमोज की बिक्री करने का सोच रही है? नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ हमारे नागलोक वासियों को भी इसे एक बार चखकर जरूर देखना चाहिए। देख, अगर पूरे नागलोक वासियों को मोमोज का स्वाद चखना है तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो भली भांति मोमोज बनाना जानता हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति पृथ्वीलोक से ही लाना होगा। ये भी सही है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग स्वार्थी कहलाएंगे। तो चिंता मत कर, नागलोक वासी भी इस स्वादिष्ट मोमोज को जरूर चखेंगे। इतना कहकर अग्निका अगले दिन ही पृथ्वीलोक जाकर एक मोमोज वाले को अपने साथ नागलोक ले आती है और अवनिका के भवन की रसोई में वो दोनों अपने अर्धनागिन अवतार में आकर कहती हैं, डरो नहीं, ये नागलोक है। हमने तुम्हारे बनाए हर तरह के मोमोज चखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम नागलोक वासियों के लिए भी मोमोज बनाओ। देखो देखो, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन इतने मोमोज बनाने वालों में से तुम नागिनों को सिर्फ मैं ही मिला। क्योंकि तुम्हारे बनाए मोमोज अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। अरे तो मोमोज ले आते ना, या मुझसे आके मोमोज बनाना सीख लेते। मुझे क्यों उठा के यहाँ ले आए? ये कोई बात होती है? डरते क्यों हो? एक बार तुम नागलोक वासियों के लिए मोमोज बना दो, फिर तुम वापस जा सकते हो। कहो, बनाओगे ना मोमोज? हाँ, लेकिन शर्त है मेरी कि मुझे कोई डसेगा नहीं। इस बात से तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तभी कुछ देर में वो स्टीम और फ्राइड मोमोज बनाकर तैयार कर देता है और उसके कहे अनुसार अग्निका उसे वापस पृथ्वी लोक भेज देती है। सभी नागलोक वासियों को एकत्रित कर उन्हें मोमोज की दावत देती है। उसे खाते ही नागराज कहते हैं, ये तो अत्यंत चटपटा प्रतीत होता है खाने में। अवनिका नागिन, तुम्हारी ये मोमोज की दावत हमें पसंद आई। नागराज, दावत में आने के लिए धन्यवाद। मैं दावत में तुम्हें नागरानी द्वारा भिजवाया गया शक्तिशाली जहर का लड्डू देने आया हूँ। तभी नागराज अपनी शक्ति द्वारा एक पात्र में लड्डू प्रकट करते हैं, जिसे देख वो कहती है, शक्तिशाली जहर लड्डू? हाँ अवनिका, नागलोक की ये परंपरा है कि जो भी नागिन गर्भवती होती है, नागराज के महल से उसके लिए शक्तिशाली जहर के लड्डू भिजवाए जाते हैं, जिससे उसकी होने वाली संतान नाग या नागिन में हर प्रकार के जहर को ग्रहण करने की क्षमता आ जाए। हाँ अवनिका, इसे ग्रहण करो। तभी अवनिका उस लड्डू को खा लेती है, जिससे उसे जहर वाले मोमोज का विचार भी आता है। सभी नाग नागिन भी मोमोज की खूब तारीफ करते हैं। साथ ही दावत में जमकर सब मोमोज खाते हैं। सबके जाने के बाद अवनिका कहती है, वैसे जहर वाले लड्डू हैं तो जहर वाले मोमोज भी बन सकते हैं। जहर वाले मोमोज? अवनिका, तुम माँ बनने वाली हो, कम से कम ऐसी मूर्खों वाली बातें तो मत करो। अरे इसका बस चले तो ये मोमोज को नागलोक का मुख्य भोजन घोषित कर दे और खुद को मोमोज खाने वाली नागिन। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? देखो, ये मोमोज पृथ्वीवासियों का भोज्य पदार्थ है। यदि इसमें भरी हरी रेशेदार सब्जियों की जगह हम जहर भर दे तो ये नागलोक के मोमोज हो जाएंगे। इसी बहाने खाने के लिए कुछ मजेदार होगा ना माँ? तो माँ, क्या आप जहरीले मोमोज बना सकती हैं? पहले कभी बनाए नहीं तो कुछ कह नहीं सकती, परंतु प्रयास करूँगी। समय बीतता है और अवनिका की कोख से एक प्यारी सी नाग कन्या का जन्म होता है, जिसकी खुशी में वो पूरे नागलोक में जहर के मोमोज बटवाती है। पूर्णिमा के पूरे चांद की रोशनी शिव मंदिर की चोटी पर पड़ती है। मंदिर की घंटियां तेज तेज खुद ब खुद बजने लगती है। शिव के सामने लगी ज्योत जल उठती है और मंदिर में एक नीले रंग की नागिन रेंगते हुए आती है। तभी चांद के आगे कुछ काले बादल आ जाते हैं और जोर की बिजली कड़कती है। तभी वो नीली नागिन अपने अर्धनागिन रूप में आकर कहती है, आ गई हूँ मैं अपनी 5000 साल के इंतजार के बाद। मैं हूँ सर्वशक्तिशाली शिव की आदि शक्ति का अंश, आदि नागिन शर्विका। 5000 सालों से जिस इंतकाम की आग मेरे अंदर जल रही है, अब वक्त आ गया है उस इंतकाम को पूरा करने का।
किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबके सबसे एक एक करके अपना बदला लूंगी। इतना कहकर शर्विका वापस से अपना रूप परिवर्तन करती है और वहाँ से चली जाती है और चांद के आगे आए काले बादल भी हट जाते हैं। अगली सुबह नागलोक में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा था। सभी नाग नागिन शिव के रंग में रंगे भक्ति कर रहे थे। तभी धूल भरी आंधी चलने लगती है और ये सब देखकर नागराज बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये किसी बड़ी अनहोनी के होने के संकेत लग रहे हैं। हे शिव, आखिर क्या है ये सब? नागराज इतना बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ विकराल रूप धारण किए शर्विका आती है, जिसे देखकर सब नाग नागिन हैरान हो जाते हैं और नागराज कहते हैं, शर्विका तुम? जी हाँ नागराज, आ गई हूँ मैं खुद को सही साबित करने और दुश्मनों को मात देने। 5000 साल पहले मुझे जिस तरह से नागलोक से निकाला गया था, वो भी बिना किसी कसूर के, हर उस बात का हिसाब होगा। इन 5000 सालों में मैंने जो शक्तियाँ हासिल की हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। भूलो मत शर्विका, तुम एक 5000 साल की श्रापित नागिन हो, जिसे नागलोक में कोई पसंद नहीं करता है। और आज इस शुभ मौके पर तुम यहाँ हो। इससे पहले कि मुझे फिर से पहरेदारों को तुम्हें बंदी बनाने का आदेश देना पड़े, चली जाओ यहाँ से। आपके नागलोक के सभी नाग नागिन मिलकर भी जोर लगा लेंगे ना, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखना चाहते हो मेरी शक्तियों का नमूना? इतना कहकर शर्विका अपने दोनों हाथों को हवा में आगे की तरफ लाती है और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ती है और सभी नाग नागिनों को जमीन से निकलकर कुछ जंगली शाखाएं आकर जकड़ लेती है और सभी दर्द से करहाने लगते हैं। तभी नागराज कहते हैं, बस करो शर्विका, इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन सबको सता रही हो? छोड़ दो इनको। कह देना अश्विन से मैं लौट आई हूँ। उसकी मौत लौट आई है। जो उसने मेरे साथ किया था, उसका हिसाब तो स्वयं उसे शिव के सामने ही देना होगा। इतना कहकर शर्विका वहाँ से गायब हो जाती है और शिव मंदिर जा पहुँचती है, जहाँ एक अघोरी बाबा उसके पास आकर कहते हैं, मुझे पता था शर्विका, तू जरूर आएगी। तुझे आना ही था उस दुष्ट का संहार करने के लिए। जी अघोरी बाबा, आज शाम फिर से वही वक्त होगा, वही घड़ी होगी जिस घड़ी में मुझे वो श्राप दिया गया था। आज ही मैं दुश्मनों को मारूंगी और सारा सच सामने लाऊंगी। मुझे आज भी वो पल याद है जब शर्विका नागलोक की शक्तिशाली ही नहीं, सबसे बड़ी योद्धा नागिन थी। नागलोक पर आने वाली हर मुसीबत के सामने शर्विका तन कर खड़ी हो जाती थी। नागराज के पुत्र अश्विन से शर्विका का घनिष्ठ प्रेम था, पर अश्विन किसी आस्तीन के सांप से कम नहीं था। उसने पाताल लोक में बैठे नागलोक के दुश्मनों में से एक आरंगा से हाथ मिलाया था। ऐसे ही एक दिन जब शर्विका नदी किनारे बैठी अश्विन का इंतजार कर रही होती है, तभी अश्विन वहां आता है और शर्विका कहती है, अरे तुम कहाँ रह गए थे? जानते हो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। जानते हो ना, कल हमारी जिंदगी का कितना बड़ा दिन है। बहुत अच्छे से जानता हूँ। कल तुम्हारी आदि नागिन बनने की ताजपोशी है। कल तुम्हें खूबसूरत ताज पहनाया जाएगा जिसमें नागमणि जड़ी है, और हम विवाह करके जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। बिल्कुल शर्विका, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। बस कल तुम्हारी ताजपोशी हो जाए, फिर मैं नागमणि को आसानी से हासिल कर सकता हूँ। अरे हम तो भूल ही गए कि कल हमारी ताजपोशी के साथ साथ नाग पंचमी भी है। कितना शुभ मुहूर्त है ना। चलो मैं जाती हूँ, मुझे कुछ कार्य हैं जो कल के लिए पूरे करने हैं। इतना कहकर शर्विका वहाँ से चली जाती है और अगले दिन नागलोक में शर्विका की ताजपोशी और नाग पंचमी की धूम थी। कुछ ही देर में शर्विका की ताजपोशी कर दी जाती है और शर्विका के सर पर नागमणि जड़ा हुआ ताज पहना दिया जाता है, जिसके बाद सभी नाग पंचमी का उत्सव मनाने लगते हैं। उत्सव के बाद शर्विका अपना ताज हाथों में लिए हुए गुफा की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि अश्विन आरंगा से बात कर रहा है। आरंगा, जैसा हमने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। आज शर्विका की ताजपोशी हो गई है, उसे नागमणि मिल चुकी है। अब बस वो नागमणि मैं उससे ले लूंगा और फिर वो तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद मैं नागमणि की मदद से मेरे जिन साथियों को नागराज और सविका ने बंदी बना रखा है उनको आजाद करवा लूंगी और हम दोनों का राज हर जगह होगा। उसके बाद हम देवलोक को भी अपने कदमों में ले आएंगे।
आरंगा और अश्विन की बातें सुनकर शर्विका के होश उड़ जाते हैं और वो उनके पास जाकर कहती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बड़ा धोखा करोगे हमारे साथ। तुमने अपने ही दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया। नहीं, मैं अभी सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। तुम कभी अपने घटिया इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगे। कोई तुम्हारी बात का यकीन करेगा तभी तो तुम्हें बताने का कोई फायदा होगा ना। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते शर्विका। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों पक्की है। इतना कहकर आरंगा शर्विका पर वार करती है और उसके हाथों से ताज गिर जाता है, जिसे जल्दी से अश्विन अपने हाथों में थाम लेता है। तभी वहाँ पर नागराज और अन्य नाग नागिन आ जाते हैं और तभी अश्विन कहता है, अच्छा हुआ पिताजी आप आ गए। आप जिस शर्विका पर इतना भरोसा कर रहे थे वो शर्विका आपके भरोसे के लायक नहीं है। ये हमारी दुश्मन आरंगा के साथ मिली हुई है। झूठ बोल रहे हैं नागराज जी। मैं नहीं बल्कि ये आरंगा के साथ मिला है। नहीं, मुझे यहाँ अश्विन ने नहीं बल्कि शर्विका ने बुलाया है। हमें यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कुछ करोगी। आज नाग पंचमी के शुभ दिन पर हमने तुम्हारी आदि नागिन होने की ताजपोशी की, तुम्हें नागमणि सौंपी, पर अब तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम्हें कभी जीवन में सच्चा प्यार नसीब नहीं होगा और हम तुम्हें आज के आज इस नागलोक से निष्कासित करते हैं। उस रात उन दोनों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और खुद को श्राप से मुक्त करने के लिए मैंने 5000 वर्ष की कड़ी तपस्या की और आज मैं उस दुष्ट अरंगा और अश्विन को मौत की नींद सुलाने का फैसला करके आई हूँ। इतना कहकर शर्विका शिव की मूर्ति के आगे शीश झुकाती है और जोर जोर से तांडव करना शुरू कर देती है। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। शर्विका के तांडव के साथ साथ आसमान में काले बादल उमड़ आते हैं, बिजलियां चमकने लगती है और तांडव खत्म होने के बाद शिव का त्रिशूल शर्विका के पास आ जाता है, जिसे उठाकर वो नागराज के महल की तरफ जाती है और जोर से चिल्लाती है, बाहर निकल, देख तेरी मौत शर्विका आई है, बाहर आ दुष्ट। शर्विका की आवाज सुनकर नागराज और बाकी नाग नागिन वहाँ आते हैं। 5000 साल बाद शर्विका को देखकर अश्विन की हवा खराब हो जाती है और शर्विका कहती है, बोल अश्विन, सच बोल, नहीं तो आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मौत मिलेगी, बस मौत। बोल, 5000 पहले उस नाग पंचमी का सच क्या है, बोलो, नहीं तो आज मैं पहले तुम्हारे प्यारों की प्राण लूंगी और फिर तुम्हारे। शर्विका का ये घातक रूप देखकर अश्विन उस रात का सारा सच सबको बताता है, जिसे जानकर सबके होशो हवास गुल हो जाते हैं। जिसके बाद शर्विका अपने पूरे बल से त्रिशूल को अश्विन के जिस्म के आर पार कर देती है और उसका वही अंत कर देती है और शिव का त्रिशूल अपने आप गायब हो जाता है। साथ ही सभी नाग नागिन और नागराज हाथ जोड़कर शर्विका से माफी मांगते हैं और आखिरकार 5000 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद शर्विका को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिलता है। सर्पिका एक बहुत ही सुंदर नागिन थी, लेकिन उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा बाल थे और वो इन बालों को लेकर बहुत परेशान रहा करती थी और कुछ न कुछ उपाय करती रहती थी, लेकिन कोई भी उपाय करने से सर्पिका के शरीर के बाल नहीं जाते। ऐसे ही वो एक दिन अपनी सहेली विशाखा के साथ जंगल में सैर करने निकली होती है कि तभी उसे रास्ते में सर्वेश नाग मिलकर बोलता है, अरे पता नहीं क्या परेशानी है तुम्हें, देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हारे शरीर के बाल। तो किसने बोला है देखने को, मत देखो और जाओ ना जहाँ जा रहे थे। और परेशानी क्या है सर्पिका के शरीर में? तुम्हें नहीं पता क्या, इसके शरीर में तो हम नाग से भी ज्यादा बाल हैं। आधा जंगल तो इसके शरीर में ही है। इसके शरीर में आधा जंगल है तो भी सर्पिका को देखे बिना मन नहीं लगता ना तुम्हारा, हमेशा रास्ते में दिख ही जाते हो। अरे तू भी क्या बहस कर रही है, चल यहाँ से। वैसे भी ये सर्वेश नाग सही तो बोल रहा है, मेरे शरीर पर बहुत बाल हैं। तू क्यों किसी की बातों में आ रही है? बाल है वो तो सबके शरीर में होते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। नई बात तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। भोलेनाथ ने मुझे इतना सुंदर बनाया, लेकिन सुंदरता के साथ साथ ये दर्जनों बाल भी दे दिए। कमी तो हर किसी में होती है, अगर तू उस कमी को लेकर बैठी ही रहेगी तो हमेशा खुद को ही कोसती रहेगी ना। नहीं नहीं, सर्पिका को तो यही लगता है ना वो विश्व सुंदरी है, लेकिन जरा याद करो, तुम्हारे सर से ज्यादा तो तुम्हारे शरीर पर ही बाल हैं।
तू क्यों खड़ी होकर बकवास सुन रही है? चल मेरे साथ। इतना बोलकर सर्पिका विशाखा के साथ अपने भवन में आ जाती है और विशाखा से कहती है, धरती लोक पर भी न जाने कैसे कैसे प्राणी रहते हैं। चल ना, वहाँ जाकर देखते हैं वो इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना धरती लोक पर जाने का क्या अंजाम होगा? हम बस जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। तुझे जाना है तो जा, मुझे नहीं पड़ना इस चक्कर में। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तू यहाँ सब संभाल लियो, किसी को कुछ पता नहीं चलने दियो। ठीक है, लेकिन तू बस जल्दी से आ जाना। इतना बोलकर सर्पिका अपनी शक्तियों की मदद से धरती लोक पर जाती है और वहां जाकर देखती है कि धरती लोक पर किसी भी लड़की के शरीर पर एक भी बाल नहीं है। तो वो बहुत चौंक जाती है और वो अपने इंसानी वस्त्र धारण कर लेती है और वहाँ एक मीना नाम की लड़की से कहती है, बहन, तुम धरती लोक वालों के शरीर पर बाल नहीं होते क्या? मैं तो यहाँ जिसे देखती हूँ उसके शरीर पर एक बाल नहीं है सिवाय सिर के बालों के। भांग खाकर आई हो क्या? और ये क्या धरती लोग बोल रही हो? और रही बात मेरे शरीर पे बाल ना होने की, तो मैंने आज ही वैक्स करवाया है। ये वैक्स क्या होता है और इससे क्या सारे बाल चले जाते हैं? लेकिन मुझे बस शरीर के बाल हटाने हैं, सर के बाल नहीं। लगता है पक्का तुमने कुछ पी लिया है, इसलिए तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। चलो मेरे साथ मेरे घर, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे वापस नागलोक भी जाना है। अरे चुप भी करो तुम और चलो बस तुम हमारे साथ। तुम्हारे ये धरती लोक और नागलोक का नशा भी उतार दूंगी। इतना बोलकर मीना सर्पिका को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वैक्स करने लगती है। थोड़ी देर बाद सर्पिका के शरीर से भी सारे बाल साफ हो जाते हैं, जिसे देखकर सर्पिका मीना से कहती है, ये तो तुमने चमत्कार ही कर दिया। तुम धरती लोक के प्राणी के पास तो कोई जादू है जैसे, ऐसे अचानक मेरे सारे बाल हटा दिए। ये कोई जादू नहीं है, ये तो सिर्फ वैक्स का कमाल है। वैक्स करो और फिर खुद बदलाव देख लो। लेकिन ये बदलाव कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, इसे थोड़े थोड़े समय पर करते ही रहना चाहिए। अच्छा, क्या तुम मुझे भी ये वैक्स करना सिखा दोगी? मैं खुद ही वैक्स कर लिया करूँगी थोड़े थोड़े दिन में। हाँ बिल्कुल सिखा दूंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, इसका पूरा प्रोसेस होता है। इतना बोलकर मीना सर्पिका को धीरे धीरे वैक्स करना सिखा देती है और सर्पिका वापस अपनी शक्तियों की मदद से नागलोक चली जाती है और वहां जाकर सबसे पहले अपना बदला हुआ रूप विशाखा को दिखाकर कहती है, विशाखा, ये देख, अब मैं बाकी नागिनों की तरह रह सकती हूँ। मुझे अपना शरीर ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन ये कैसे हो गया? तेरा पूरा शरीर तो जैसे नया ही बन गया है, चमक रहा है। पता ना कैसे हुआ ये? अच्छा जी, उस दिन मैं जब तुझे धरती लोक जाने के लिए बोल रही थी, तब तुझे मेरे साथ जाने से भय लग रहा था। अब तुझे क्यों जाना है? मैं तो तेरी सहेली हूँ ना, तो मुझे भी नहीं बता सकती क्या? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सर्वेश नाग अपने बाकी के नाग मित्रों के साथ आता है और सर्पिका को ऐसे देखकर कहता है, ये क्या हो गया? सर्पिका, तुम तो आज जैसे स्वर्ग से आई अप्सरा लग रही हो। क्या हम थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों? अब ये जंगल नहीं है तो मैं तुम्हें अप्सरा लग रही हूँ? चलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अरे मुझे तो बताना, ये कैसे हो गया? मैं तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और वैसे भी तुझे तो बाल होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बाल तो सबके होते हैं ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है इसमें। इतना बोलकर सर्पिका वहाँ से चली जाती है। सर्पिका को वैक्स करवाने के बाद बहुत ही घमंड सा होने लगा था और वो किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद सर्पिका अपने कक्ष में वैक्स कर रही होती है और वैक्स करने के बाद सर्पिका की माँ नागेश्वरी उसके कक्ष में आकर कहती है, अरे सर्पिका, ये तेरा शरीर इतना लाल क्यों हो रहा है? तूने कुछ करवाया है क्या? और ये तेरे शरीर के सारे बाल कहाँ गए? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने बस एक औषधि पी थी, उसके बाद मेरे शरीर के सारे बाल झड़ गए।
वो तो ठीक है, लेकिन औषधि कोई गलत असर तो नहीं कर रही ना, क्योंकि हम नाग नागिनों की चमड़ी इतनी पतली नहीं होती जितनी तेरी हो गई है। माँ मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए चमड़ी थोड़ी सी सिकुड़ गई है, बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी गर्मी में तुझे ठंड कैसे लग सकती है? ये सब उस औषधि की वजह से तो नहीं हो रहा ना? नहीं माँ, वो औषधि बहुत पहले ली थी, अभी ठंड थोड़ी लगेगी उसकी वजह से। सर्पिका इतना बोलकर चली जाती है और रोज रोज इसी तरह वैक्स करने लगती है और एक दिन उसके शरीर से बहुत ज्यादा खाल निकलने लगती है। तो वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ देखो ना, मेरी इतनी ज्यादा खाल निकल रही है, मैं क्या करूँ? ऐसे तो मेरे पूरे शरीर की खाल निकल जाएगी। अरे तुझे कितनी बार बोला है ये फालतू की औषधि मत लगाया कर। बिना बात की परेशानी अपने सर ले ली। अब मुझे जल्दी से बता कौन सी औषधि लगाई है? माँ मैं धरती लोक से वैक्स लेकर आई थी, जिससे शरीर के बाल साफ होते हैं। उसके बाद से मेरी चमड़ी पतली होने लग गई। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? और कुछ करने से पहले पूछना तो चाहिए था ना। माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब आप जल्दी से मेरी इस परेशानी से निजात दिला दो मुझे। अब मैं क्या ही करूँ? तुझे वैक्स करनी थी तो तूने कर ली। अब भुगत बैठकर, एक नागिन होकर तूने ये सब किया। माँ मुझसे भूल हो गई, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। जल्दी से मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, ताकि वो मुझे कोई लेप या कोई औषधि दे दे। ठीक है मैं जाती हूँ, तू यहीं रुक। इतना बोलकर नागेश्वरी गुरुदेव के पास औषधि लेने चली जाती है और गुरुदेव उसे औषधि तो देते हैं, लेकिन औषधि के इस्तेमाल से सर्पिका के शरीर के सारे बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन अब सर्पिका को अपने बालों से कोई परेशानी नहीं होती थी। केशी एक ऐसी नागिन थी जिसमें रूप और सुंदरता के सब गुण भली भांति उपलब्ध थे। जो भी उसकी मनमोहक सुंदरता को देख लेता तो उसमें खो जाता और उसके केश इतने लंबे थे कि वो किसी को भी अपनी कुंडली में जकड़ने की जगह केश में जकड़कर ही मार सकती थी। एक दिन उसकी माँ महिमा केशी के बालों में तेल लगाते हुए कहती है, केशी पुत्री, तुम्हारे केश बहुत सुंदर है और नागलोक का हर नाग तुम्हारे रंग रूप के साथ साथ तुम्हारे केशों का भी दीवाना है। हमारे हिसाब से अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे पिता नागराज से तुम्हारे विवाह की बात कर लेनी चाहिए। माँ भी तो मेरी जहर पीने की उम्र है, रूप बदलने की उम्र कहाँ है? मुझे विवाह जैसे बड़े कार्य में क्यों फंसा रही हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे 1 वर्ष और चाहिए अपनी शादी के बारे में सोचने के लिए। अरे जिंदगी तो जी लेने दो मुझे ढंग से। तभी वहाँ केशी के कक्ष में उसके पिता नागराज आकर कहते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ पुत्री, तुमको विवाह नहीं करना? पर क्यों? तुम पूरे 105 साल की हो चुकी हो, उम्र बढ़ जाएगी तो तुम्हारे लिए उचित वर तलाशना कठिन हो जाएगा। वर ना मिले तो ना सही, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। पिताजी मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे लिए कोई ऐसा वर तलाश कर दोगे जो मुझे पसंद नहीं आएगा। बस आप मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं 1 साल बाकी नागिनों की तरह पृथ्वी लोक पर रहना चाहती हूँ। फिर आप जिससे बोलेंगे, जब बोलेंगे, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुमको 1 वर्ष पृथ्वी लोक पर रहने की अनुमति देते हैं। अगर तुम वहाँ 1 साल अपनी पहचान छुपाए और सुरक्षित रह पाई तो मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें तंग नहीं करेंगे। और अगर कोई भी परेशानी हुई तो ये अंगूठी ले लो, इसे पहनते ही हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे और तुमको नागलोक ले आएंगे। लेकिन यहाँ लाकर हम तुम्हारा विवाह उस नाग से करवाएंगे जो हमको पसंद होगा। हम बस तुमको 1 साल अपनी तरह से जीने के लिए उपहार में दे रहे हैं, आई समझ? नागराज इतना कहकर केशी को वो अंगूठी दे देती है और केशी भी अपनी जिद के आगे 1 साल पृथ्वी लोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ जाकर वो इंसानी वस्त्र धारण करके एक किराए के घर पर इंसानों की तरह रहने लगती है। वक्त बीतता है और अब केशी को अपना ख्याल रखने में आलस आता था। वो अपने केश नहीं धोती थी और अपने बाल इंसानों की तरह केमिकल लगा लगा कर रंगीन करवाया करती थी, जिससे उसके बाल झड़ने लगते हैं। वक्त बीतता है, 11 महीने में वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है और विग पहनने लगती है। एक दिन उसके कमरे में बैठे हुए वो सोचती है, अब मैं क्या करूं?
मुझे पृथ्वी लोक पर आए पूरे 11 महीने हो गए हैं और इन 11 महीनों में मैं अपना तो क्या अपने केश का भी ध्यान नहीं रख पाई। 1 महीने बाद नागराज और माँ मुझे लेने आ जाएंगे। अगर उन्हें मेरे इन नकली केशों के बारे में पता चल गया तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। नहीं, अगर मैं भाग गई तो वो जादुई गोले में देखकर मुझे फिर से ढूंढ लेंगे और उसमें तो उन्हें मेरा गंजा सिर में दिख जाएगा। केशी इसी चिंता से परेशान होती है। वक्त बीतता है। नागराज और महिमा अपनी बेटी केशी को विक के साथ पृथ्वी लोक से नागलोक ले आते हैं, लेकिन केशी किसी को कुछ नहीं बताती। वक्त बीतता है। एक दिन नागराज केशी के कक्ष के द्वार पर दस्तक देते हैं और गंजी केशी अपने कक्ष से बोलती है। क्या हुआ पिताजी? क्या काम है आपको? मैं अभी द्वार नहीं खोल सकती। अब क्या हमको अपनी पुत्री के कक्ष में दाखिल होने के लिए भी पर्याप्त कारण तलाशना होगा? केशी द्वार खोलो, कोई तुमसे मिलने आया है। थोड़ी देर रुकिए पिताजी। हाय हाय, जो भी आया है वो तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा। विक कहाँ रखती मैंने अपनी? तलाशनी पड़ेगी वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। इतना सोचकर केशी को विक दिख जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह उसे सर पर लगाकर कक्ष का द्वार खोलती है और नागराज के साथ महेश कक्ष के बाहर खड़ा होता है और दोनों कक्ष के अंदर आते हैं। अंदर आकर नागराज कहते हैं, पुत्री, वैसे तो तुमने पृथ्वीलोक पर 1 साल अच्छे से बिताया है, इसीलिए अब मैं अपने पसंदीदा वर से तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने नाग मित्र के पुत्र नाग महेश को तुम्हारे लिए चुना है। अब तुम ये बताओ कि तुमको ये कैसा लगा? हाय हाय हाय, कितना सुंदर, खूबसूरत, हसीन। समझ रही है केसी? हैंडसम, हसीन, खूबसूरत, मतलब 4 नेवले आ जाए ना तो हमें उस नाग को नेवलों से बचाना पड़े। इतना खूबसूरत। कहाँ खो गई हो केशी? बोलो कुछ। महेश तुमको कैसा लगा? मुझे पहले पता होता कि मेरा विवाह इससे होने वाला है, मैं तो 1 साल पृथ्वीलोक पर बर्बाद ही ना करती और अपने केशों का बलिदान करके इतनी मूर्ख भी ना बनती। अब तो मैं गंजी नागिन हूँ और इससे अच्छा वर भी मुझे नहीं मिलेगा। केशी! पिताजी, जब आपने महेश को मेरे लिए चुन ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली? मुझे ये विवाह स्वीकार है। नागराज इस बात से प्रसन्न होकर महेश के साथ चले जाते हैं और महेश को भी केशी पसंद आती है। नागराज दोनों के विवाह के लिए 7 दिन पश्चात का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। वक्त बीतता है। एक सुबह जब केशी मस्त बैठी होती है, तभी उसकी माँ आकर उसके कक्ष का द्वार दस्तक देती है। केशी, द्वार खोल। एक तो जब से तू पृथ्वी लोक से आई है, पता नहीं क्यों जब देखो अपना कक्ष बंद करके रखती है। महिमा की आवाज सुनकर केशी ये भूल जाती है कि उसके सर पर नकली केश की विग नहीं लगी है और वो द्वार खोल देती है, जिसके बाद महिमा उसे देखकर चकित रह जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। केशी उसे किसी तरह अपने कक्ष के विश्राम बिस्तर पर लिटाकर उसे जगाती है और महिमा जाग कर कहती है, ये क्या है? क्या हुआ माँ? आप बेहोश कैसे हो गई? केशी, ये बता कि तेरे सारे केश कहाँ गए? अब तक तो थे। जिसके बाद केशी का ध्यान आता है कि उसके सर पर केश नहीं है और वो घबराकर अपनी माँ को सब बता देती है। ये सब जानकर महिमा केशी से कहती है, पुत्री, माना इतनी बड़ी नादानी में तेरे केस चले गए और 2 दिन पश्चात तेरा महेश नाग से विवाह है जो तुझे पसंद है, लेकिन तू अपने स्वार्थ में अंधी होकर उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? ये धोखा है और नागराज की पुत्री होकर इतना बड़ा झूठ बोलना तुझे शोभा नहीं देता। बाकी तेरी मर्जी। महिमा इतना कहकर उसके कक्ष से चली जाती है, जिसके बाद उसे विवाह से पूर्व महेश से मिलने की आज्ञा नहीं दी जाती, जिस वजह से वो महेश को अपनी गंजी होने की सच्चाई नहीं बता पाती। विवाह वाले दिन केशी तैयार होकर विवाह मंडप में घूंघट किए आती है और महेश उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। उनके विवाह के मंडप पर पूरा नागलोक और नागराज और केशी की माँ महिमा मौजूद होते हैं। केशी अपने सर का घूंघट हटाकर अपना गंजा सर महेश को दिखाकर कहती है, महेश, मैं तुमसे झूठ बोलकर विवाह नहीं करना चाहती। मेरी एक सच्चाई है कि मैं एक गंजी नागिन हूँ।
मैंने पृथ्वी लोक जाकर अपने बालों का बलिदान दे दिया और ये सब कर लिया। धीरे धीरे मेरे सारे बाल खत्म हो गए और दोबारा वो कभी वापस ही नहीं आए, जिसके चलते मुझे नकली विग का सहारा लेना पड़ता है। मुझे माफ कर दो। केशी, ये तुम्हारी कोई पृथ्वीलोक के चलचित्र अर्थात मूवी का कोई सीन नहीं है कि तुम अंत में अपनी सच्चाई बताओगी और मैं तुमको माफ कर दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? मैं किसी गंजी नागिन से विवाह में रुचि नहीं रखता, मुझे माफ करो। इतना कहकर महेश चला जाता है और केशी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद नागराज ये देखकर कहती है, पुत्री रोना बंद करो, जो होना था हो गया। पिताजी, आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक झूठा रिश्ता नहीं चला सकती थी, मुझे माफ कर दीजिए। हम दोनों को तुम पर गर्व है पुत्री। अपनी सच्चाई को स्वीकार कर कर सच्चाई बताने में साहस होता है। जिसके बाद केशी को महिमा और नागराज तो माफ कर देते हैं, लेकिन उसको अपनी एक गलती की वजह से अपने केशव और महेश दोनों से हाथ धोना पड़ता है और केशी के केश कभी वापस नहीं आते और वो नागलोक की पहली गंजी नागिन बन जाती है। अब उसकी जिंदगी में कोई नाग आएगा या नहीं, ये आप हमें बताइए। इरावती नाम की एक लड़की रोज गांव से शहर नींबू बेचने के लिए जाती थी। नींबू बेचकर ही वो अपना गुजारा किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इरावती को नींबू बेचकर गांव लौटने में देर हो जाती है। सुनसान रास्ता, घना अंधेरा, वो चुपचाप चल रही होती है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर इरावती बोलती है, तुम इतने घने अंधेरे में इतने सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? मैं कब से इस रास्ते पर चलती जा रही हूँ, लेकिन ये रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है रात के अंधेरे में मैं रास्ता भूल गई हूँ। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर आई हो और अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती। तुम्हें तो अब मेरे साथ चलना होगा। ये क्या बोल रही हो तुम? जाने दो मुझे। बहुत दिनों से मुझे किसी का खून नहीं मिला। आज तेरा खून पीकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर इरावती डरते हुए सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है, मुझे लगता है ये जरूर कोई भूतनी या चुड़ैल है। अगर सच में मैंने कुछ जल्दी नहीं सोचा तो आज मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। इरावती ये सब सोच ही रही थी कि तभी चुड़ैल जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, ए लड़की, कहाँ खो गई तू? मेरी बात सुनकर डर गई क्या? अरे जब तुम किसी की जान लेने को बोलोगी तो ये सुनकर कोई खुशी से नाचेगा तो नहीं ना? क्या बोल रही है तू? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। बताया ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। एक चुड़ैल हूँ मैं, मेरी प्यास तेरा खून पीकर ही मिटेगी। अब इतनी गर्मी हो रही है तो प्यास तो लगेगी ना। एक काम करो, तुम मेरा खून पीने की जगह ये नींबू शिकंजी पी लो। ये मेरे खून से ज्यादा अच्छी और स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें ये नींबू शिकंजी पसंद ना आए तो तुम मेरा खून भी पी लेना। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। बात तो तू सही कह रही है। मेरे जैसी खतरनाक चुड़ैल के चंगुल से जिंदा निकलना आसान थोड़ी ना है। ठीक है, पहले तू अपना नींबू शिकंजी पिला मुझे। अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुझे मुझे रोज नींबू शिकंजी पिलाना पड़ेगा। जिस दिन तूने मुझे नींबू शिकंजी नहीं पिलाया उसी दिन तेरा काम तमाम कर दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर इरावती फिर से सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है, मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो एक बार जान बचने के बाद दोबारा अपनी जान गंवाने तेरे पास आऊंगी। हे भगवान, बस आज मेरी जान बचा लो इस चुड़ैल से। इरावती चुपचाप अपने मन में ये सोच ही रही होती है कि चुड़ैल फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तू फिर कहीं खो गई। अब मेरी शर्त मंजूर है ना तुझे? मरना तो तुझे वैसे भी है, फिर भी मैं तुझे एक मौका देती हूँ। जा, नींबू शिकंजी पिला के बचा ले अपनी जान। हाँ, दिख रहा है मुझे आप बहुत दयालु चुड़ैल हो, जो मुझे ही मारकर मेरे ही खून से अपनी प्यास मिटाने की बात कर रही हो और साथ ही मेरे सोने जितने महंगे नींबू को पीने के लिए तैयार हो। दोनों सूरतों में मेरी ही जान जानी है। तू मेरी प्यास बुझा रही है या मार डालूं? चुड़ैल की बात सुनकर इरावती डरते हुए
अपनी टोकरी में से एक भरा हुआ पानी का लोटा निकालकर उसमें नींबू निचोड़कर चुड़ैल को पीने को देती है। और जब तक चुड़ैल वो रस पीकर खत्म करती है तब तक इरावती अपना सारा सामान लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल अपना नींबू रस वाला पानी खत्म करते हुए बोलती है, वाह 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 वाह, ये तो खून से भी ज्यादा रसीला है। इस रस को पीकर तो मजा ही आ गया। क्या स्वाद है इसका। लेकिन वो लड़की कहाँ गायब हो गई? कोई बात नहीं, मैंने उसे बोला था वो रोज मुझे रस पिलाने आएगी, और जिस दिन नहीं आई उस दिन उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर चुड़ैल की नजर उस नींबू के छिलके पर पड़ती है, जिसे उठाकर सूंघते हुए उसे वो अपने पास रख लेती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन इरावती दोबारा उस चुड़ैल को नींबू का रस पिलाने नहीं आती। बहुत समय तक इंतजार करने के बाद भी जब इरावती चुड़ैल के पास नहीं आती, तब चुड़ैल नींबू के छिलके को लेकर पूरे गांव में उस नींबू की तलाश को करना शुरू करती है। और उसे जिस किसी घर में उस छिलके जैसे नींबू दिखाई देते, वो उस नींबू को चुराकर उसका रस पीकर छिलका वहीं फेंक देती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चुड़ैल रोज रात के अंधेरे में गांव के घर में जाकर सबके नींबू चुराकर उसे पीकर छिलके वहीं छोड़कर चली जाती। गांव के सभी लोग इस घटना से बड़े ही हैरान और परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ गांव का हरी नाम का एक आदमी बहुत सारे नींबू खरीदकर अपने घर लाता है। थोड़ी देर बाद रात के अंधेरे में चुड़ैल फिर से गांव के घरों में चक्कर लगाते हुए हरी के घर तक पहुंचती है और इतने सारे नींबू देखकर बहुत खुश होती है और एक बार में ही सारे नींबू के रस को चट करके छिलके वहीं छोड़कर चली जाती है। और अगले दिन सुबह उठकर जब हरी नींबुओं की जगह छिलके देखता है तो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सुनो सुनो गांव वालों, ये देखो क्या हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा। का हो गया हरी भाई? का है सुबह सुबह इतना शोर मचा रखे हो? कौन सी विपत्ति आ गई है तुम पर आज? अब कहा बताएं कमलेश भाई तुमको हम। रात के अंधेरे में कोई हमरे घर में घुसकर सारे नींबू चुराकर चट कर गया और हमरा खून जलाने के लिए उका छिलका वहीं छोड़ गया। बताओ, आजकल आदमी से महंगे तो नींबू हैं। अरे हमें उठा ले जाते कम बखत, हमरे नींबू काहे ले गए? बताओ, हम तो बर्बाद हो गए भैया। ये तो बहुत गलत हो गया तुम्हारे साथ। इसका तो पता लगाना चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो सके। वो कैसे पता लगाएं? एक बार वो चोर हाथ लग जाए भाई, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। एक काम करो, कल फिर नींबू लेके आओ, अपने घर में रख लो। मुझे यकीन है जिसने भी ये काम किया है वो दोबारा जरूर आएगा चोरी करने के लिए। चोर बुरा गए हो क्या तुम? कल के नुकसान से अभी हम उभर नहीं पाए हैं, तुम और कर्जा चढ़ा दो हम पर। इतना ही शौक है पता लगाने का तो नींबू तुम लाओ, रख हम लेंगे अपने घर में, और जो भी वो चुराने आएगा उसको वहीं दबोच लेंगे हम। ठीक है, हम ही ले आते हैं, तुम ही रोना बंद करो अपना। इतना कहकर कमलेश फिर से बहुत सारे नींबू लाकर हरी के घर में रख देता है और दोनों गांव के एक पेड़ के पीछे छुपकर उस नींबू चोर का इंतजार करते हैं। थोड़े समय बाद रात के अंधेरे में चुड़ैल फिर से हरी के घर नींबू खाने के लिए पहुंच जाती है और फिर से इतने सारे नींबू देखकर खुश हो जाती है और बड़े ही मजे से नींबू खाना शुरू करती है। और वहीं थोड़ी दूर पर छुपे कमलेश और हरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये नजारा देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं और अगले दिन सुबह सभी गांव वालों को इकट्ठा करके वो लोग सारी बात सरपंच को बताते हैं। सरपंच जी, इतने दिनों से जो नींबू चोर की बात गांव में फैली थी उसका पता चल गया है। हाँ सरपंच जी, कमलेश बिल्कुल सही कह रहा है। कल हम दोनों ने उस चोर को अपनी आंखों से देखा है। क्या चोर चोर लगा रखा है तुमने? सरपंच जी, वो चोर नहीं बल्कि एक नींबू चोरनी चुड़ैल है। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमारे पूरे गांव में चुड़ैल घूम घूम कर सबके नींबू चुरा कर खाती है। हाँ सरपंच जी। हाँ सरपंच जी। इरावती कमलेश और हरी की सारी बातें सुनकर सब कुछ समझ जाती है
और तभी इरावती सरपंच को अपने और चुड़ैल के साथ हुई सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर सरपंच बोलता है। इरावती, तुमने तो उस दिन अपनी जान बचा ली, लेकिन अब उस चुड़ैल के मुंह नींबू का रस लग गया है, जिसके लिए वो हमारे पूरे गांव में घूमती रहती है, जिससे गांव वालों की जान को बहुत खतरा है। जिस दिन उसे गांव के घर में नींबू नहीं मिले तो वो चुड़ैल सबको मारकर उनका खून पीना शुरू कर देगी। चुड़ैल जब एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा उसकी जान लेकर ही छोड़ती है। तो आप ही बताइए सरपंच जी, मैं क्या करूं? मैं गांव वालों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। ठीक है, फिर कल तुम्हें वहीं जाना होगा जहाँ तुम्हें वो चुड़ैल मिली थी, और मंत्रों से बंधा हुआ ये शुद्ध गंगा जल उस चुड़ैल को पिलाना होगा। सरपंच और गांव वालों के कहने पर इरावती फिर से चुड़ैल के पास जाती है और गंगा जल में नींबू का रस मिलाकर चुड़ैल को पिला देती है, जिसे पीते ही चुड़ैल की आत्मा जलकर मिट्टी में मिल जाती है और इस तरह से गांव वालों को नींबू चोर चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।